Assalamu alaikum and welcome everyone in the class number 18 and all batch 9. A new journey with the Wyckoff method is going to start today. I hope you guys are all active and previous classes आप सबको clear होनी चाहिए. आपको 2-3 दिन का टाइम दिया गया प्रीवियस उन सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए, उनको रिकॉल करने के लिए और लास्टली आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे वो भी प्रीवियस क्लास में क्लियर हो चुके हैं आई थिंक सो नाउ प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आई एम मोर देन श्योर कि वो सारे आपके माइंड में क्लियर हुए होंगे. अगर किसी को ये लगता है कि आपके माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट जो भी हमने आज तक अभी तक पढ़ा है रिटेलर के बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं हैं तो यहाँ पे लिखे नो. अदरवाइज एक यस ड्रॉप होना चाहिए प्रीवियस अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो उसको हम फुलफिल करें. Anybody, because in the next moments we're going to dive deep into the concepts. Then I'm not here to listen from your side कि मुझे ये क्लियर नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आया, because the base point already have been clear in the previous classes. Okay, good. Everyone is saying just yes, and one person said it's 90% clear. I'll say कि अगर 90 के बजाय 80% भी वो चीज़ें आपके जहन में है ना तो काम चलेगा, क्योंकि ये जो हमने आगे पढ़ना है ना ये आपको उन चीज़ों के साथ साथ मिला के पढ़ाया जाएगा, कोई अलहदा से किसी और जगह पे नहीं ले जाना. ठीक है, बस ऐसा समझ लें कि एक 100 मंजिला इमारत है, उसमें आप लिफ्ट से जाया करते थे, अब उसी लिफ्ट के अंदर थोड़े से मॉडर्न ऑप्शंस डाल दिए गए हैं जिनसे आप बआसानी उसी मंजिल की उसी बिल्डिंग की टॉप वाली जो हाइट है वहाँ पे जा सकते हैं. पहले आपको कोई मैनुअली करना पड़ता था, अब आप सिंपल आसानी से एक बटन प्रेस करेंगे तो आप चले जाएंगे. इस तरह से इतना आसान हो जाने वाला है आपके लिए सब कुछ. बट वट I'll be requiring from your side is your attention, 100% focus. Just that thing I needed, and rather else is upon me. Start करते हैं with a very motivated mind and sharp mind. सबसे पहले ये हमारा मॉड्यूल नंबर 10 है, इसको हमने एडवांस्ड वाइकॉफ मेथड का नाम दिया है. अब ये भी आपके जहन में क्लियर होना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं. तो कहीं पे आपको नज़र आए लिखा हुआ जी अल्गो है मार्केट के अंदर ये काम करता है, मार्केट तो एल्गोरिथम से चलती है. कहीं पे आपको लिखा हुआ नज़र आए जी स्मार्ट मनी जो है वो मार्केट को चलाती है, यानी एसएमसी कॉन्सेप्ट्स आर एनफ. कहीं पे आपको कोई बताए कि फलां इंडिकेटर है जिसका नाम आरएसआई है, मार्केट इसके ऊपर चलती है, ओवर बाट ओवर सोल्ड एरियाज से मार्केट मूव करती है. या कोई पर्सन आपको ये कहे कि भाई आप प्राइस एक्शन के पैटर्न सीख लें, मार्केट उससे चलती है, तो वो आपको पता हो किस मकसद से वो बात कर रहा है, क्योंकि कसूर इसमें किसी का भी नहीं होता. इसमें कसूर सिर्फ उस बंदे का होता है जिसको मुकम्मल नॉलेज प्रोवाइड नहीं किया गया और उसने कोशिश भी की लेकिन उस तक जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे उन्होंने उसको वही बताया जो उसको ऑलरेडी पता था. किसी का भी कोई कसूर नहीं होता. अब आपको ये बताने का मकसद ये है, कल कला अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ नज़र आए, कोई सोशल मीडिया पे किसी की वीडियो नज़र आए, आप कहें जी लो जी मैं तो आज तक टाइम वेस्ट करता रहा हूँ. अब होता ये है कि आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया, या मेरे भी स्टॉप लॉसेस लगते हैं. आज भी मैंने 3 ट्रेड्स की, उनमें से एक स्टॉप लॉस था. कोई मसला नहीं है, स्टॉप लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम, बट द मैक्सिमम इम्पोर्टेंट थिंग इज योर रिस्क टू रिवार्ड एंड योर इमोशनल साइकोलॉजी मैनेजमेंट वगैरह जो है. अब लोगों के साथ ये होता है जी 4 दिन लगातार विनिंग स्ट्रीक थी, अब उस विनिंग स्ट्रीक के अंदर मान लें कि $120 प्रॉफिट बनाया हुआ था, एक दिन लॉस हुआ. अब इमोशंस इतने वीक हैं कि लॉस को जल्दी कट नहीं किया, जितना टेक्निकल स्टॉप लॉस बनता था नहीं लिया, जिसकी वजह से वही स्टॉप लॉस उस बंदे का पता लगे जी पूरा अकाउंट ले गया, या 120 का 4 दिनों में प्रॉफिट था और एक दिन में $300 का लॉस करके बैठ लिया. तो इस वजह से वो बंदा उस दिन पहले से परेशान है, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है, वहाँ पे कोई वीडियो आ गई है वो कहती है जी आप अगर एनगल्फिंग पे काम नहीं कर रहे तो आप नाकाम हैं, मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं बना सकते. आपने कहना यार ये पता नहीं कौन सी नई थ्योरी आ गई है. या आपको कोई कहता नजर आए जी शेक आउट स्ट्रेटजी है, आप इसके ऊपर काम करें आप तब कामयाब हैं. या फिर आपको कोई बंदा ये कहता हुआ नजर आ जाए जी आप कैब के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप इसको समझ लें तब आप कामयाब हैं.
इन सब को छोड़ के कोई नई कहानी लेके आता है मार्केट में, वो कहता है जी आप तो टर्टल सूप को नहीं समझ रहे इसलिए आपको लॉस हो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, जितने भी ट्रेडिंग मेथड्स हैं ना, जैसे हम ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ये ज़मीन है ना, तो हम इसके ऊपर यहाँ पे रह रहे हैं। अगर कोई बंदा इस काबिल हो कि वो ज़मीन के अंदर चला जाए, बात समझने वाली है, गौर से समझना। डिफरेंट किस्म के पौधे, मवेशी, दरख्त वगैरह इसके ऊपर लगे हुए हैं। आम का दरख्त है, सेब का दरख्त है, आलू बुखारा है, आड़ू है, डिफरेंट जितने भी फ्रूट्स हैं, उनकी जो जड़ें हैं ना नीचे, वो तकरीबन 90% क्या होंगी, 90 to 100% सेम होंगी। ऊपर से दरख्त देख के कोई भी बता सकता है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रखने वाला बंदा, कि ये फलां दरख्त है, ये फलां पौधा है, ये फलां कैटेगरी का है। लेकिन किसी पौधे की जड़ें देख के एक्सपर्ट के अलावा कोई नहीं बता सकता कि ये फलां पौधे की जड़ है। सो बेसिकली आई वांट टू लेट यू नो all the roots are in the same soul, all the methods are coming from the same soul। ICT ले लें, SMC ले लें, प्राइस एक्शन ले लें, वाइकॉफ ले लें। अब अगर एक साइंटिस्ट को, अब मैं आपके माइंड से सारी कंफ्यूजन निकाल के साइड पे करने लगा हूं, देखें, एक साइंटिस्ट को अगर किसी चीज पे रिसर्च करनी है, कोई नया आइलैंड कहीं से दरियाफ्त हो गया, अब साइंटिस्ट को वहां पे रिसर्च करनी है, यहाँ पे कब लोग आबाद थे, क्या मामला थे, तो वहां पे वो क्या करेंगे, सबसे पुराना फोसल जो है वो ढूंढेंगे वहां से। देखें, किसी भी मेथड को, किसी भी चीज को करने से पहले आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए उस पर। आप कोई घर खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई जानवर खरीद रहे हैं, कोई वॉच खरीद रहे हैं, कोई ड्रेसिंग के लिए कोई चीज खरीद रहे हैं, आप उसको चेक करते हैं, आया कि ये ठीक है, मेरे लिए सूटेबल है, मेंटली तौर पर सेटिस्फाइड होना आपका बहुत जरूरी है। तो एक एडवांस्ड मेथड का जिसको हमने नाम दे दिया है, जो आज से 120 साल पुराना मेथड है, फिर भी हमने उसको ये एडवांस्ड मेथड का नाम दे दिया है। तो ये क्यों दिया है? अब हम बात कर रहे थे कि एक आइलैंड के ऊपर एक साइंटिस्ट को रिसर्च करनी है। अच्छा सॉरी, 120 साल नहीं, तकरीबन 105 से 110 साल आप कह सकते हैं, बिकॉज 1910 और 15 तक ये जो है वाइकॉफ ने ये मेथड वगैरह जो है ना वो दिया था। तो 1910 1915 जितने वो बनते हैं देख लीजिएगा। अच्छा, एक साइंटिस्ट को किसी आइलैंड पर रिसर्च करनी, तो वो सबसे पुराने दरख्त को या पुराने फॉसिल को ढूंढता है। ये सबसे बड़ा बूढ़ा को बरगद का दरख्त है, यू नो वेल, कहीं पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल दरख्त वगैरह होते हैं, वो बरगद का जो दरख्त होता है, एक बड़ा सारा दरख्त होगा, तो उसके आसपास इतने ज़्यादा दरख्त होते हैं, उसकी ही टहनियों से निकले हुए, उसकी ही जड़ों से निकले बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं। वट यू गाइज विल प्रेफर, योर अट्रैक्शन विल बी टुवर्ड्स द मेन वन। आप बड़े उस दरख्त को जाके हमेशा, छोटे छोटों से आप ठीक है देखते रहेंगे, लेकिन आप रुकेंगे कहाँ पे आके, इस मेन बड़े दरख्त की जड़ के पास, इस बड़े दरख्त के नीचे। क्या ऐसा ही है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वेल सेड, राइट। सो भाई, आज से 110 साल पहले, आप एक सेंचुरी ले लें यार, 100 साल पहले, देयर वाज other persons as well, like Ralph Nelson Elliot, who introduced the Elliott wave theory, but that is not the part of our game. This person, his name was Dr. Richard Wyckoff, ठीक है। अब उसको हमने वाइकॉफ मेथड का नाम दिया। उस बंदे ने कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ टूल्स इंप्लीमेंट करना हमें सिखाया, एंड उन टूल्स को हम क्या कहते हैं? वाइकॉफ मेथड, उसके दिए हुए मेथड को, ठीक है। इन अर्ली 1910 से लेके 1915 या 20 कह लें, इन ईयर्स के दरमियान। अब एसएमसी कॉन्सेप्ट्स कब आ रहे हैं, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कब आ रहे हैं, प्राइस एक्शन कब आ रहा है? सबसे पहले प्राइस एक्शन था। प्राइस एक्शन इज बेसिकली कैंडल की जो शेप्स बन रही हैं या जो चार्ट ऊपर नीचे हो रहा है, उसको प्राइस एक्शन कहते हैं, बिल्कुल बेसिक। अब इन चीजों पे काम करने वाला कोई पर्सन ये कह दे कि जी ये तो बकवास है, यानी एक साइंटिस्ट किसी आइलैंड पे गया, नया दरियाफ्त हुआ था, उसने किसी पुराने दरख्त पे 5 साल मेहनत की, उसने ये बता दिया कि यार ये जो है आज से 500 साल पहले के यहाँ पे मौजूद हैं, लोग यहाँ पे रहते थे। अब एक नया बंदा आ जाए, वो आके कहे जी नहीं, जो फलां बंदा रहता था उसका ये नाम था,
फलां औरत थी, उसका ये नाम था। अब उनसे किसी का क्या लेना देना, यानी किसी का नाम क्या था वो लेना देना नहीं है। मेन मकसद क्या होता है किसी भी नहीं दे रहा कि ये कब से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मेन चीज तो वो होती है ना। अब इस बंदे ने क्या किया, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन, यानी एक गाड़ी है वो आगे को चल रही है, यानी एक स्लोप है, मान लें कि एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है। अब इस पे क्या होता है, यहां से एक गाड़ी चलती है, वो नीचे को आ रही है। अब यहां पे आपको नजर आ रहा है कि थोड़ी सी हर्डल बनी हुई है, ये इस तरह से है। अब हर दफा क्या होगा, गाड़ी जैसे ही यहां पे आएगी लास्ट कोने के ऊपर थोड़ा सा स्लो होगी। यहां पे जब गाड़ी है तो उसको बंदे को नजर नहीं आ रहा कि इधर आगे स्लोप है या आगे से कोई रेलिंग निकली हुई है या कुछ आगे से इस तरह का है कि गाड़ी उससे टकरा जाएगी, उसको नहीं नजर आ रहा। उसने गाड़ी की जो एक्सेलरेटर है उससे बिल्कुल पांव उठाया हुआ है, बिल्कुल पांव उठाया हुआ है। गाड़ी सिर्फ इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो उसमें ऑलरेडी एक थ्रोटल उसको दिया गया था उसकी वजह से नीचे आ रही है। यहां आके इस हर्डल से टकराती है। खुदा ना करे ऐसा हो किसी के साथ, जस्ट फॉर द एग्जांपल, इस हर्डल से अगर ये टकरा जाती है तो एक्सेलरेटर उसने नहीं दिया हुआ था, गाड़ी को रेस उसने बिल्कुल नहीं थी दी, छोड़ी हुई थी, रेस से पांव ही उठाया हुआ था, सिर्फ स्टीयरिंग पे बंदे का ध्यान था या ब्रेक पे पांव था कह लें। तो ब्रेक उसने लगाई नहीं, उसने कहा जी चलो देखते हैं, गाड़ी की कंपनी बड़े क्लेम करती है ये वो फलां फलां, तो देखते हैं क्या होता है। जब गाड़ी से आगे टकरा गई, अब मान लें कि जो नुकसान हुआ उसके चांसेस कितने हैं, लेट सपोज यहाँ पे 60% चांसेस हैं जी गाड़ी का आगे से बोनट बम्पर और एयर बैग्स वगैरह आगे से जो भी है वो 60% गाड़ी जो है वो डैमेज हो गई। ऑन द अदर हैंड गाड़ी का टोटल आरपीएम है मान लें जी 6000 रोटेशन पर मिनट फॉर द शाफ्ट जो भी उसके इंजन वगैरह में होती है। इस जगह से बंदे ने फुल एक्सेलरेटर दबाया हुआ था, उस बंदे का पूरा इरादा था कि यार आज मैं कुछ बड़ा कांड करके छोड़ूंगा। इस हर्डल के साथ आके वो गाड़ी टकरा जाती है। अगर बगैर एक्सेलरेटर के 60% नुकसान, पता है ना, आप बाइक वगैरह चलाते हैं, गाड़ी जो बंदा ड्राइव करता है, गाड़ी के एक्सेलरेटर से पाँव उठा लें 100 की स्पीड पे थी, आस्ता आस्ता स्लो स्लो होती होती जाकर रुक जाती है। लेकिन अगर एक्सेलरेटर फुल दबाई रखें तो जब तक नहीं छोड़ेंगे गाड़ी चलती रहेगी। अगर यहाँ पे 6000 आरपीएम अगर मान लिया गाड़ी के फुल थे तो पूरे टॉर्क पे पूरे अपने प्रेशर के साथ गाड़ी आके यहाँ से अगर टकराई तो कितने परसेंट चांसेस हैं, आप जरा बताएं मुझे परसेंटेज में। क्या सोचते हैं आप, कितना का नुकसान होगा? क्या 60% से कम होगा या ज्यादा होगा? मैक्सिमम चांसेस है ना लॉस के, मतलब इससे तो ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स वो 100% हो जाए, वो मैक्सिमम हो जाए, जितना मर्जी उसको कह लें, यानी मैक्स होगा। अब दूर से देखते हैं ना आप, जब किसी भी गाड़ी को आप रोड के हाईवे के साइड पे यहाँ पे खड़े हो जाएं, ये हाईवे अगर जा रही है ना इधर से और इस पे कोई गाड़ी चल रही है, आपको नहीं पता अंदर बैठे बंदे ने उसका पाँव एक्सेलरेटर पे रख के दबाया हुआ है कि नहीं दबाया हुआ, आपको नहीं पता, गाड़ी सिर्फ आगे को जा रही है। आप उस गाड़ी की किसी भी टकराव पे टक्कर लगने से कैलकुलेशन बेहतर अंदाज में कर सकते हैं अगर आपको ये पता हो कि इसने कितनी रेस दबा रखी है। नुकसान होने वाले का एग्जैक्ट आइडिया आप तब लगा सकते हैं जब आपको ये पता हो कि इस बंदे ने कितने एक्सेलरेटर को जोर से पुश किया हुआ है या कितने आरपीएम पे गाड़ी चल रही है। एंड वाइकॉफ डिड व्हाट? अ ब्यूटीफुल थिंग, अ वेरी प्रीशियस थिंग। He introduced volume with the price action. Both the combination of the volume action and the price action makes us well informed trader in the market, gives us an edge over the other retail traders not knowing the smart money concepts as well the volume action. अब इस सारी बात करने का मकसद ये है कि जब कोई भी कैंडल ऊपर या नीचे आ रही होती है उसमें कितनी पावर है, यानी जैसे वो गाड़ी चल रही थी आगे को तो जा रही थी, कितनी पावर से जा रही है, कितना नुकसान करेगी आगे जाके, ये हमें कौन बताता है? वॉल्यूम बताता है। दिस इज जस्ट बेसिकली एन इंट्रोडक्शन आई एम प्रोवाइडिंग टू यू गाइज सो दैट यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट विद द मेथड, नॉट बी कंफ्यूज्ड बाय एनी टाइम।
तो भाई साहब इस मेथड की इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल गई होगी कि ये एक बेस मेथड है आज से 100 साल पुराना, और इसमें बेसिकली हम प्राइस एक्शन जो कि मेन चीज़ है, जो बेस है, उसको वॉल्यूम एक्शन के साथ कंबाइन करके एनालाइज करते हैं मार्केट को। यानी कि गाड़ी आगे को तो जा रही है, इधर खड़े होके आपने गाड़ी को देखा, वो आगे को चल रही थी, आपको नहीं पता कहाँ पे जाके रुकेगी, आगे कोई जंप है तो कितनी उसको वहां से हार्डली एफर्ट लगानी पड़ेगी उस जंप को क्रॉस करने के लिए, या वहां पे जाके जंप पे ये रुक जाएगी गाड़ी, उसको क्रॉस कर पाएगी कि नहीं। लेकिन इफ यू हैव द डाटा ऑफ द राइट एक्सेलरेटर कि उस बंदे ने कितनी उस गाड़ी को जो है वो रेस उस वक्त प्रोवाइड की हुई है, देन यू कैन हैव सम कैलकुलेशंस। तो आइंदा के बाद जब भी आपको कोई पूछेगा कि वाइकॉफ क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि भाई it gives us the real intuition of the smart money where they really want to go with the prices। कहीं पे सेल साइड का मूव लग रहा है, कहीं पे बाय साइड का मूव लग रहा है। बाय अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम you guys can have an idea where the smart money wants to push the prices, the actual real intention of the large well informed traders। Today a beautiful thing happened when we started our live stream. Let me show you one thing. Maybe somebody from you was there in the live stream. So we did a beautiful thing. Even both of my trades was in sell side direction, but when the prices almost was trading here, let me change the time frame first. Prices was almost here, about in this area 3360, and I plotted an arrow from here to here. Do you guys remember anybody from you? Drop a yes if you have seen me doing this in the live stream today. Okay, so there were 2 persons who have seen me doing this in the live session, and the prices were just trading at this area. Either they can also break towards downside, but they went up. My personal trade was in sell side direction from here. I took sell. मतलब ठीक है, उर्दू बोल लेते हैं, मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया करें, चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें भाई साहब। यहाँ पे मैंने सेल किया था, आइदर प्राइसेस बुलिश थी, ठीक है, यहाँ से सेल किया, प्रॉफिट बनाया, एंड द स्टॉप लॉस वाज इनसेनली स्मॉलर। जस्ट इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस था, यहाँ से ट्रेड थी, जस्ट 10 पिप्स का स्टॉप लॉस था, एंड द टारगेट अल्टीमेट वाज 70 पिप्स, बट आई बुक्ड ऑल माय प्रॉफिट्स अराउंड 50 पिप्स। $10 के रिस्क के साथ अगर आप $50 बना रहे हैं तो इजंट इट एनफ, इजंट इट गुड? 100 रुपया रिस्क लेके 500 रुपया बनाना, दिस इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अल्टीमेट वाइक ऑफ नॉलेज। बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे, आपने उनको पता क्या कहना है? आपने उनको सिर्फ एक ही बात कहनी है, आपने उनको कहना है कि भाई आर यू एबल टू गिव अस ट्रेड्स लाइव स्ट्रीम? बेशक नहीं, लेकिन विद this size of stop loss 5 to 10 pips, there will be nobody। आप 1000 लोगों को लेना, उनको मेंटोर्स जो सो कॉल्ड बने होते हैं, जी मैं फ्री नॉलेज दे रहा हूँ, जी मैं प्रीमियम नॉलेज दे रहा हूँ, जी मैं सिग्नल दे रहा हूँ, जी मैं अल्गो दे रहा हूँ, एनीबडी, इवन द ओनर्स ऑफ द ब्रोकर्स, आई चैलेंज एवरीबडी, without the ultimate wake of method nobody is able to give such small amount of stop loss and the bigger targets every trade more than 2 risk to reward, and instantly in just minutes, even sometimes in seconds, 100 to 150 200 seconds we win our trade। this is just possible with the Wyckoff। ये सारी चीजें बताने का मकसद आपका माइंड एक्टिव एंड शार्प करना है और आपको एक न्यू मोटिवेशन देना है कि भाई साहब दिस इज व्हाट वी गोना लर्न,
from now onwards. I'm sure you guys are active here. Drop a yes and let's get started now. अभी लग रहा होगा ना कि इस मेथड को सीखने के बाद कुछ ना कुछ बनाएंगे, कुछ एज होगा आपके पास। तो वो एक फ्लाइट मोड होता है ना, वो ऑन कर लें, बाकी सब चीज़ों की तरफ से सिर्फ फोकस ऑन द स्क्रीन एंड ऑन द वॉइस जो आपको मेरी सुनाई दे रही होगी। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स हैं। अल्लाह करे ये जर्नी आप सबके लिए एक फ्रूटफुल जर्नी साबित हो और आप सब जो मकसद लेकर आए हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। हर किसी का मकसद अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना होता है। लेकिन आई विल से वन थिंग हियर, इफ़ यू आर जस्ट लिमिटेड टू योर सेल्फ और योर फैमिली, एवरीबडी इज ऑलरेडी, you can't make progress, guys. There are very limited chances. If you are open to the world, if you want to change the lifestyle of someone is nearby to you, then you can make a lot of progress. हमेशा अपना एक गोल रखें कि यार मैं अपने साथ 100, 10, 50, 20 अकॉर्डिंग टू द योर कैपेसिटी कि यार उन लोगों को भी कामयाब बनाऊंगा या बनाऊंगी, जो भी वट एवर। देन सी द रिजल्ट्स। अपने लिए हर कोई करना चाह रहा होता है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो खुदा आपको वो अता करता है जिसके लिए आपने कभी इमेजिनेशन भी नहीं किया होता। आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन दिस फ्रेज। इन द बिगिनिंग माई गोल वॉज जस्ट टू मेक $100 पर डे, जस्ट $100, एंड आई थॉट कि यार इतना ज़्यादा मज़े आ जाएंगे, क्या लाइफ स्टाइल होगा, बहुत मौज लग जाएगी। बट आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम, आई विल मेक डायरेक्ट 1000 millionaires at that time when I was in starting। इस चीज ने बहुत ज्यादा हेल्प की है मेरी, बहुत ज्यादा हेल्प की है। ऑलवेज थिंक कि यार आप अपने इर्द गिर्द सोसाइटी को कुछ ना कुछ देंगे, आपकी वजह से किसी का कुछ ना कुछ फायदा होगा। फिर बंदा ना अपने लिए पैसों का यार 100, 50, 20, 2000, $3000 ये नहीं सोचता। फिर बंदा ये सोचता है कि यार बड़े लेवल पे, फिर बंदा बात करता है, बड़े लेवल पे सोचता है। And the bigger you think, the bigger you get. The smaller you think, nothing you will get. Let's come to the point again. Purpose हमारा Wyckoff method को पढ़ने का क्या है कि how institutions manipulate price using the Wyckoff method, gain an edge by understanding market phases, traps and smart money activity. अब ये कैसे होगा कि स्मार्ट मनी या जो इंस्टीट्यूशंस हैं या वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 नोशंस यूज होते हैं। एक होता है वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडर, जो कि ज्यादा जानने वाले या ज्यादा समझदार ट्रेडर हैं। कुछ होते हैं स्मार्ट मनी, यानी ये हेज फंड्स और इंस्टीट्यूट्स वगैरह और लार्ज स्पेकुलेटर जो होते हैं, स्पेकुलेटर कहते हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे अगर, तो जो भी हम कहीं पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करें एक शॉर्ट टर्म मुनाफा गेन करने के लिए, मान लें कि मैंने $10 मिलियन किसी भी स्टॉक में डाल दिया कि यार ये कल को जो है ना, आज स्टॉक की कीमत है $500 पर शेयर और कल को ये हो जाएगी $600, तो मैंने एक शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट की है इसको स्पेकुलेशन कहेंगे। ठीक है, खासतौर पे लीवरेज वगैरह अगर यूज कर रहे हो तो तब। ठीक है, तो ये तीनों नोशंस अगर आपको कहीं पे सुनने को मिले, परेशान नहीं होना। वेल इन्फॉर्म ट्रेडर का भी वही मतलब है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट अलग चीज़ है, लेकिन स्मार्ट मनी का वही मतलब है कि बड़े ट्रेडर्स। क्योंकि जितना देखे ना, एक बंदा उसके शोरूम में 3 गाड़ियाँ, एक बंदा उसके शोरूम में 100 गाड़ियाँ, तो ज़्यादा मार्केट की नॉलेज किसके पास होगी? जिसके शोरूम में 100 गाड़ियाँ, जिसकी जेब में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा नॉलेज भी उसको होगी। इसलिए उनको वाइकॉफ ने क्या कहा? वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स। ठीक है, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट द मार्केट। One of the strongest part of our course, very few traders master this। समझते सब हैं, कोशिश सब करते हैं, लेकिन सिर्फ एक दफा 2 दफा कर ली। The people who have the chromosome of consistency in their mind, they are the ultimate next millionaires। You don't need motivation।
a spark of motivation at some days, at some weeks. There is nothing gonna happen due to the in result of the motivation after week, after 2 or 3 days. अगर आप उस एक वीक बाद आपको जो 100% मोटिवेशन आ रही है उसका 10% भी डेली अगर करते रहें, दैट विल हिट मच मोर देन दैट लेवल ऑफ मोटिवेशन जो आपको 1 हफ्ते 2-3 हफ्ते बाद स्पार्क मिल रहा है। अच्छा जी, इसका मकसद हमने पढ़ लिया कि यार इंस्टीट्यूशन को जो है समझना है, उनकी चालों को समझना है, किस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं। वही मैनिपुलेट जैसे आपको नज़र आ रहा था कि एक गाड़ी जो है जा तो आगे कोई रही है, लेकिन उसने रेस पे से पाँव उठाया हुआ है, एकदम से यहाँ पे जाके वो ब्रेक लगाता है, घुमाता है, वापस इधर को ले आता है। तो अगर आप वॉल्यूम समझ लेते हैं तो आपको पता चलेगा अगर तो उसने रेस दी हुई है, यहाँ तक जाकर रेस दी हुई है, तो एकदम से तो ये गाड़ी को यहाँ पे जाके नहीं ना ब्रेक लगाएगा, रेस छोड़ेगा पहले, फिर थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो ब्रेक लगाएगा। लेकिन अगर इसने रेस से पाउंड यहाँ पे उठा लिया है तो जब तक गाड़ी यहाँ पे पहुंचेगी, गाड़ी का मोमेंटम स्लो हो चुका होगा, यहाँ से एकदम से ये इसको ऐसे ब्रेक लगा के टायर घुमा देगा, स्किड करेगा, जनाब वापस घूम जाएगा। स्मार्ट मनी मैनिपुलेट प्राइसेस इन दैट वे। समझ आ रही है? ये ड्राइवरों को तो बड़े खास तौर से अच्छे से समझ आ रही होगी। वो तो कह रहे होंगे कि भाई मेरी तो मौजें लगी, वो तो पूरा फील ले रहे होंगे अंदर बैठ के कि मैं गाड़ी स्किड कर रहा हूँ जनाब, वाह मजे आ रहे हैं, पूरी रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, वो चस आ रही है। तो खैर समझना मकसद होता है, और एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझा रहा होता हूँ तो इसकी भी कोई वजह होती है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट श्रिफ्ट का सोच रहे हैं सब। हाँ ओके। अच्छा, वाइकॉफ में एक कॉन्सेप्ट है कि जी 4 फेजेस होते हैं प्राइस एक्शन के। प्राइस एक्शन के ना 4 फेजेस होते हैं। कौन से फेजेस होते हैं? फेज का मतलब क्या है जी? मरहला। आपने 10th क्लास के पेपर देने हैं तो क्या उसका मरहला होता है जी? पहले स्कूल में कुछ आपको मंथली बेस पे टेस्ट होते हैं, फिर क्वार्टरली बेस पे, फिर ईयरली बेस पे जाके आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो वो मरहलावार जो टेस्ट्स आपके चल रहे होते हैं वो एक फेज होता है। तो इसी तरह प्राइस के जो एक्शन है उनके भी कुछ फेजेस होते हैं। उसके बाद निकल के फाइनल जैसे आपका रिजल्ट आता है, इसमें भी फाइनल कोई ना कोई फिर ट्रेंड चलता है, या फिर कहीं पे रेंज स्टार्ट होती है, या कहीं पे इनडिसीजन टाइप स्लोपी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो भी होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। बेसिकली देयर आर 4 फेज ऑफ प्राइस एक्शन, ये हमने देख लिया। इसको स्टडी करते हैं जी। प्राइस क्या करती है? 4 रिपीटिंग फेजेस में मूव करती है। जैसे एक 10th क्लास थी, वो पास हुई, अगली 10th आ गई, उसके भी वही मंथली क्वार्टरली ईयरली बेस पे टेस्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद सेम सारा वही तरीका कार चल रहा होना है यहाँ पर भी। अब knowing these phases helps you trade with the big players, not against them। वही छोटी सी एग्जांपल हमने सादा सी ली है कि अगर आपको पता है यार मैं चीटिंग कर सकता हूं 2 दफा, 4 दफा, 6 दफा, जितनी, मतलब आपके पास एक्सेसिबिलिटी है चीटिंग करने की पेपर के अंदर, मकसद आपका सिर्फ पास होना है। ठीक है, तो जो आपके मंथली बेस पे या फिर क्वार्टरली बेस पे टेस्ट होंगे उनमें आप चीटिंग नहीं करेंगे कि यार ठीक है ये तो खैर है, इनकी फाइन शाइन भर लेंगे। लेकिन जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उनमें आप कहेंगे यार इधर चीटिंग मिल जाए ना तो ये काम बड़ा मजेदार हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? पूरे खाने में घुस रही होगी। तो आपका मकसद यहां पर स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना है और एक फाइनल मूव जो है उसको पहचानना है। छोटे मोटे वो जो जैसे हमने मंथली क्वार्टरली टेस्ट है ना, उनको छोड़ देना, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है होते रहे। जो फाइनल एग्जाम है हमारा, जो स्मार्ट मनी का फाइनल मूव स्टार्ट होने से पहले जो भी एक क्लू होता है उसको पकड़ना है। यानी मार्केट नीचे गिर रही थी, यहाँ पे आके रुकी है, अब इधर बहुत कुछ कर रही है, बार बार ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे। यहाँ पे बड़े लोगों ने बाय किया, ये थोड़ा सा जाके नीचे गिरा, इनके स्टॉप लॉसेस खा लिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। अब ये परेशान है यार, ये तो इधर तक गई थी, $400 का प्रॉफिट चल रहा था, वापस आ गई, ऐसा ना हो कि मजीद नीचे आ जाए। इधर उन्होंने $20 में ही काट लिया, या कुछ इतने वो सियाने होते हैं वो इसको होल्ड रखते हैं, नीचे जा ही जाएगी, उसका जितना अकाउंट था वो सारा वाश खाली हो जाए, फिर बैठ के देखेगा। इस तरह के बड़े लोग होते हैं। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियल Wyckoff मेथड will allow us to know where to expect a real reversal in the market, when it gonna happen। आप इसको स्कैल्पिंग के तौर पे, इंट्राडे के तौर पे, स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे, जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। बट यू गाइज ऑल नो माई प्रेफर्ड ट्रेडिंग स्टाइल के मैं 1-2 घंटे के अंदर ही 3-4 ट्रेडिंग करके भाग चुका होता हूँ मार्केट से। तो उसके लिए थोड़ी सी एक्सपर्टी चाहिए होती है। बाकी दिन में आप अगर नॉर्मली बैठते हैं
टेस्ट वगैरह करने मार्केट को, तो यू गाइज विल बी गेटिंग 1 2 3 सेटअप्स इन अ डे नॉर्मली बेस्ड ऑन दिस मेथड। अच्छा, अभी यहाँ से अगर मार्केट ने दोबारा रेंज करके रिवर्स होना है तो हमारा मकसद इसको इस जगह से पकड़ना है, या अगर यहाँ से भी पकड़ना है या इधर से सेल में पकड़ना है, जिधर से भी, अल्टीमेट पर्पस विल बी कि हमें अर्ली पता चल जाए। अगर इधर जाके नीचे गिरने लगी है ना तो टॉप पे ही हमें पता चल जाए, ताकि ऑलवेज द स्टॉप लॉस विल रिमेन स्मॉलर। ये जरूरी नहीं होता कि हमने यहां से ये ट्रेंड शिफ्ट का मूव पकड़ना है या यहां पे वेट करें कि कब ये बाय का मूव देगी। नो वे यार, दिस इज नॉट आवर मेन जॉब। आवर पर्पस इज टू जस्ट मेक मनी, प्रिंट डॉलर्स, सी ब्लू स्क्रीन्स in our MT5. So what? Why we are expecting a bigger move in the market? Just what we need, a 10 pips of stop loss and a 30 pips of TP. That's enough. अगर इस तरह की दो ट्रेड्स एक ट्रेडर को मिलती रहे और एक साल में, मैं समझता हूँ कि वो ट्रेडर कहां से कहां पहुंच जाएगा। आप कंपेयर करके देख लें अपने आप को, इस चीज के ऊपर, इस फार्मूला पे आप काम करें। मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ किस तरह से करना है। आप उस बंदे से कहीं आगे निकल चुके होंगे जो 100 पिप्स के टारगेट लेता है, लेकिन वो बंदे का टोटल प्रॉफिट पता लगे पूरे साल में उसने $5,000 बनाया और अब वहां पे $5,00,000 बना के बैठे होंगे। इन दिस वे यू कैन मेक अ लॉट मच मनी, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा सा, आपको पता है यार मैं बड़ी लॉट भी लगा सकता हूँ। और बाज दफा इस 10 पिप के चक्कर में ही ना, 10 पिप के स्टॉप लॉस से आपको 30 आपका टारगेट होता है, लेकिन आपको पता लगे वही सेटअप आपको 100 पिप चल रहा है, आप उसमें से मैक्सिमम भी गेन कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी साइड पर जो बंदा जिसका ऑलरेडी नॉर्मल स्टॉप लॉस ही 50 पिप का या 40 से 50 पिप का, वो क्या करेगा? अगर आप वहां पे आराम से बैठ के 0.5 की ट्रेड लगा रहे थे ना 10 पिप पे और आपको $50 का लॉस हो रहा था, उसका यहाँ पे $250 का लॉस है, उसकी तो सीटीपीटी गुम हो जाएगा, उसका दिमाग घूम जाएगा कि यार मेरा, अगर उसका 500 का अकाउंट है या 1000 का अकाउंट है, 1000 के अकाउंट पे उसका ये इतना जा रहा है, 25% जा रहा है, हाथ में आ जाएगा सारा सामान उसके, तो वहां पे कुछ कर ही नहीं पाएगा बैठ के। तो खैर, अल्टीमेट पर्पस इज ऑलवेज बी टू प्रिंट मनी विद अ स्मॉलर स्टॉप लॉस। ठीक है भाई साहब, कह रहे हैं दिल मुंह में आ जाएगा। बहुत बहुत कुछ होता है जब हार्ड अर्न मनी होती है, बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने डिपॉजिट किया होता है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली वो जब लॉस होता है तो फिर बड़ा दिल दुखता है और बड़े इमोशंस भी सारी बातें आते ही हैं, ह्यूमन है ना सब, तो फिर आने ही होते हैं वो। तो वी कांट रिमूव इमोशंस बट वी कैन टैकल विद देम स्मार्टली। नंबर 1 पे है जी हमारे पास जो फेज 1 है वो है अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है? आप देखें कि जी आसमान से नोट गिरना शुरू हो गए हैं, डॉलर्स। और मैं कहने तो लगा था कि सालाबारी हो रही है, लेकिन मैंने सालाबारी के बजाय कह दिया जी नोट गिरना शुरू हो गए हैं। अब सालाबारी को तो अक्सर लोग नहीं उठाएंगे ना, डॉलर गिर रहे हैं, $100 का नोट है, तो आप में से, और मतलब कोई नहीं देख रहा, आप कहेंगे कि यार चलो ठीक है, नोट उठाओ, सुकून से मजे करो। तो वो जो उठा उठा के आप अपनी जेबें भर रहे हो ना, उसको अक्यूमुलेशन कहते हैं। फील करो जरा, कहीं आप अकेले हैं छत पे और कोई भी नहीं है वहां पे, और नोट गिरना शुरू हो गए हैं और गिरते ही जा रहे हैं। अब आप पहले तो समझ नहीं पाएंगे सिचुएशन को, फिर जब आपको लगेगा ना कि यार ठीक है सिचुएशन जाए भाड़ में, बस नोट इकट्ठे करो, तो आप जेबें जो भर रहे हो उसको कहते हैं एक्यूमुलेशन, यानी इकट्ठा करना। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेट यानी बाय करना, इकट्ठा करना, स्लोली इन अ रेंज, नो क्लियर ट्रेंड। यहाँ पे कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं होता भाई, ये कभी नहीं गिरने वाले, हमें फील ज्यादा नहीं लेनी आप, ठीक है। गोल क्या होता है? बिल्ड लॉन्ग पोजीशंस विदाउट मूविंग द प्राइस टू अर्ली। अब याद होगा आपको, मैंने फेक ब्रेकआउट समझाते हुए या बियर ट्रैप या बुल ट्रैप समझाते हुए आपको बताया था कि वाई स्मार्ट मनी ऑलवेज गिव्स अस या ऑन चार्ट एक फेक मूव या एक इंड्यूसमेंट या एक फेक ब्रेकआउट या एक लिक्विडिटी स्वीप। वाई? जस्ट टू फुलफिल their required amount of orders, required quantity of the asset. They do penetrate of the support areas or above the resistance areas just to gather, just to gain the liquidity from the highs or from the lows. याद है कुछ ऐसा आपको? अब स्मार्ट मनी क्या करती है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसके बाद यहाँ पे आके बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने यहाँ से सेल किया था, यहाँ से सेल किया था, इधर आके वो सारा प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, यानी बाय कर लेते हैं।
जिसके नतीजे में यहाँ पे प्राइसेस रुक जाती हैं, वो इम्बैलेंस ख़त्म हो जाता है सप्लाई एंड डिमांड के दरमियान, जो इनएफिशिएंसी होती है, जिसका मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप पढ़ाते हुए समझाया था, याद है ना? अगर देखें मुझे एक एक लाइन का एक एक वर्ड समझाना पड़ा ना यहाँ पे, तो बात बहुत लंबी हो जानी है। वो चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो यस आपने फटाफट से लिख देना है जो चीज़ आपको पता है। जो नहीं पता उस पर नो लिख देना, आई विल रिपीट इट अगेन, बट बी शार्प, बी फास्ट। रिएक्शन बेशक ना करें, जस्ट यस नो का मैसेज कर दिया करें। रिएक्शन से फिर कुछ लोग मोबाइल पे होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है, तो आप रिएक्शन बेशक रोक दें, जस्ट जब मैं बोलूं तब यस नो आपने बता देना है कि भाई यस वी नो दिस, वी डोंट नो दिस। अच्छा, यहाँ पे आगे जब प्रॉफिट टेकिंग होगी सेल की मूवमेंट में से, तो प्राइसेस यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम नीचे शो करेंगी। वॉल्यूम हम मजीद डिटेल से आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी एट दिस टाइम एज वेल। यहाँ पे प्राइस रुक जाती है, रेंज करना शुरू कर दे फॉर व्हाट एवर रीजन। इधर से अगर किसी ने बाय करना है $100 मिलियन से, एंड सेल करने वाले जो लोग मौजूद हैं इस जगह के ऊपर बहुत ही रेयर क्वांटिटी मौजूद है, क्योंकि ट्रेंड तो ऑलरेडी बहुत डाउन है ना। इतने नीचे आके यहाँ पे भी लोगों ने बाय किया है, मतलब प्रॉफिट टेकिंग सेल में से किया है, उसके नतीजे में एक शार्प मूव आ गया था। अब ये अगर स्लो मार्केट होगी इधर, इसमें लोगों को पता है कि यार ऑलरेडी सेल का ट्रेंड है, यहां पे आके मार्केट इतना नीचे रुकी हुई है, ट्रेंड माइट बी नियर इट्स एंड, खत्म हो जाए, बाय का ट्रेंड चल जाए, लोग यहाँ पे इसको बाय करने में ही इंटरेस्टेड होंगे, सेल करने में लोग कम इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर यहाँ पे किसी लार्ज स्पेकुलेटर ने $100 मिलियन से बाइंग करनी है, उसको दूसरी तरफ कोई बेचने वाला भी तो चाहिए ना, कोई सेल करने वाला भी तो चाहिए। Here come the point where all the game starts, all the inducement criterias। फिर क्या होता है, यहां से ये लोग ड्रामा शुरू करते हैं। इधर आएंगी प्राइसेस, बड़ी कैंडल बन गई, मान लें बड़ी ग्रीन कैंडल बन के यहाँ पे चली गई। अब उसमें क्या होता है, बड़ी ग्रीन कैंडल में डाइवर्जेंस होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होती हैं। प्राइसेस यहाँ पे चली गई, इधर जाके पता चले एकदम से बड़ी रेड कैंडल आ गई है, यानी ब्रेकआउट नहीं करने देंगे प्राइसेस को, बड़ी रेड कैंडल डाउन साइड पे आएगी। अब बड़ी रेड कैंडल देख के लोग क्या करेंगे, सेलर हो जाएंगे सब उसमें, वाह 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 क्या बात है, यहाँ पे तो सेल होने लगी है, सेल होने लगी है मार्केट। जिन लोगों ने सेल किया प्राइसेस नीचे आएंगी, थोड़ा सा पेनिट्रेट करेंगी, इन लोज को भी नीचे को तोड़ देंगी। अब और ज्यादा लोग आगे, वाह 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 क्या बात है, मार्केट गोना ड्रॉप इमीडिएटली, इंसेनली, इन अ क्रेजी वे। अब तो जनाब 5000 पिप्स का मूव नीचे को आएगा, बहुत लंबी लंबी रेड कैंडल बनेगी, वाह व्हाट एन एक्सपेक्टेशन। But in the next moment they see price just penetrated the lows and closed above the support area. Here all the game already has been done. इस सपोर्ट के नीचे बहुत सारे सेलर्स मौजूद थे, इसको नीचे गिरता देख के वाह जी वाह, अब तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। And the person was waiting for the liquidity grab, will be entering with long position with a huge quantity. In a result of this $100 million of buying, there will be great inefficiency or imbalance between the buyers and the sellers. Prices will quickly go above from the support, या जो penetrate इन्होंने लोज को किया था, एंड यहाँ पे जाके फिर एक ग्रीन कैंडल अगर क्लोज होती है, इट विल कंफर्म अस कि जो बायर्स थे वो कामयाब हो चुके हैं, एंड दिस इज हाउ ट्रेंड शिफ्ट्स देमसेल्व्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हर दफ़ा ऐसे ही नहीं होता, बाद दफ़ा ये जो 100 मिलियन वाले ट्राई करते हैं यहाँ पे ऊपर ले जाने को, हो सकता है यहाँ से 200 मिलियन के साथ सेलिंग भी आ जाए, हो सकता है कि ऊपर से भी 100 मिलियन की सेलिंग हो, बराबर बराबर हो। तो इन ऑल अदर सिनेरियोज व्हाट विल बी नेक्स्ट, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट, आई लेट यू नो एवरीथिंग। Just stay with me, stay consistent, everything is on the way. अच्छा, मार्कअप क्या होता है, ब्रेकआउट फ्रॉम एक्यूमुलेशन, बिल्ड ट्रेंड स्टार्ट्स, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है, राइड अप ट्रेंड विद इंस्टीट्यूशन बाय सेटअप्स। अच्छा वो क्या है जी, एक डाउन ट्रेंड था हमारे पास, पूरी थ्योरी ये है, डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे आके प्राइस ने क्या किया, एक रेंज बनाई, इस रेंज के अंदर एक्यूमुलेशन वगैरह की, और
एक्यूमुलेशन करने के बाद एक लिक्विडिटी स्वीप भी आइडियली दे दिया, और इसके बाद एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है जिसमें के प्राइसेस मार्कअप के तौर पर भी जानी जाती हैं इस तरह से। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि नाम याद रखना आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए, आपके लिए चीज़ों को समझना मसला होना चाहिए। ठीक है, मार्कअप को आप अप ट्रेंड भी कह सकते हैं, बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बुलिश ट्रेंड। ठीक है, तो मार्कअप कोई नई चीज़ नहीं है। डोंट टेक टेंशंस, जस्ट बी इजी, बी काम, एवरीथिंग विल बी इन योर हैंड। इसके बाद जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है जी? डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तकसीम करना, बांटना। आपके पास एक बड़ा सारा कोई मतलब कि बर्तन है, एक टोकरी है, एक बास्केट है। अब इस बास्केट के अंदर से क्या है जी, आपके पास बन गया, वाह क्या बात है, मैं तो आर्टिस्ट भी बन गया हूँ। अच्छा, इसके अंदर कुछ सिक्के पड़े हैं आपके पास, ट्राई किया था मैंने ऐसे, मैंने कहा चलो देखते हैं, बन गई, सच्ची मुच्ची बन गई है। अच्छा, हमें सिवाय कैंडल बनाने का और कुछ नहीं आता, वो भी कुल्फी जैसी बनती है, लेकिन आज ये बास्केट सही बन गया। इसमें $5 के समझ लेंगे सिक्के पड़े हैं, कॉइन्स हैं कोई 500 कॉइन्स हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन है करने बैठ जाना कितने रुपए बनते हैं। इसमें से आपने अपनी फैमिली में आपने ऐलान किया कि आओ बच्चों सुनो कहानी, आपको दूंगा एक एक चुआनी। तो वो जनाब आपने उनको एक एक कॉइन निकाल कर देना शुरू कर दिया, तो वो जैसे ही 10 15 20 50 बच्चों को आपने बांटे, वो कम होना शुरू हो गए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आपने जैसे ही की वो कम होना शुरू हो गए। अब इस पूरी बास्केट की जो वैल्यू है, इसमें 500 कॉइन्स थे, $5 के, टोटल वैल्यू इसकी क्या बनी, $2500। ठीक है, जैसे आपने इसमें से कुछ बांट दिए, कुछ निकाल दिए, 50 कॉइन्स निकाल दिए, कुछ 100 कॉइन्स निकाल दिए, तो उसकी वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो अगर इसकी प्राइस का चार्ट पहले यहाँ पे खड़ा था 2500 पे, तो अब इसमें से 100 कॉइन्स निकल गए, तो ये नीचे आ जाएगा 2000 पे। ऐसे ही है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना आपने, 100 कॉइन्स बांट दिए, उसमें से पीछे 400 रह गए। अब इसकी वैल्यू पहले 2500 थी, अब ये रह गई 2000, तो प्राइस क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगी। बेसिकली इन द डिस्ट्रीब्यूशन जो स्मार्ट मनी होती हैं, दे टेक शॉर्ट पोजिशंस एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड, एंड आफ्टर दैट अ डाउन ट्रेंड स्टार्ट फ्रॉम देयर, जिसको आप मार्क डाउन के नाम से भी जानते हैं, लाइक दिस। प्राइस एक्शन के 4 फेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कहा जी एक्यूमुलेशन, इकट्ठा करना, फिर उसके बाद एक अप ट्रेंड, फिर उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन यानी यहाँ पे रेंज, और फिर एक डाउन ट्रेंड। राइट, समझ आ गई? फेज 1, फेज 2, phase 3 and phase 4. There are 4 phases of the price action, very clear. सबसे पहले वाइकॉफ ने हमें बताया कि जी प्राइस एक्शन के 4 फेजेस हैं, फिर इसने कहा जी अब 4 फंडामेंटल लॉज भी हैं मार्केट में। There are 4 fundamental laws. ये क्या बताते हैं? These 4 laws help you understand why. ये why का जवाब जो है ना, आपको इस मेथड की सबसे ज्यादा जो खूबसूरत बात है ना, मैं अक्सर अपने वीडियोस में भी कहता होता हूँ कि ये मूव आया तो क्यों आया, ये मार्केट नीचे आई तो क्यों आई। बड़े कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं यार क्या हो गया। इस वाई का जवाब आपको ये जो मेथड दे देता है, इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन बंदे को हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे में कि यार अगर ये मार्केट जा रही है। पता क्या होता है, पहले पहले ना बंदा डरता है। मुझे अभी वो मैं आंखें बंद करके ना फील कर रहा हूँ, मुझे वो याद आ रहे हैं मतलब हाथ, जब वो शुरू शुरू में ट्रेड लगा देनी, $2000 अकाउंट में डाले हैं, पता नहीं है बाय सेल क्या होता है, मतलब कोई मेथड कुछ नहीं पता। 0.75 की लॉट जनाब गोल्ड में चल रही है, बस वो $10 उसने प्रॉफिट। अब इमेजिन करें, नियर टू स्टैंडर्ड लॉट, प्रॉफिट कितना उसमें से बुक कर रहे हैं जनाब, मेरी अपनी बात है, $10 बुक कर रहा हूं मैं। और उस वक्त क्या होता था, या खुदा मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं बहुत चप्पड़ फाड़ दूंगा, इतना नेक काम करूंगा, बस मेरी ये ट्रेड विन हो जाए। इंसान इस तरह की हरकतें करता है,
इनसेनली क्रेजी यार, मकसद ही नहीं है उनका। एंड आफ्टर लर्निंग वाइकॉफ, आपको पता होता है कि ये कैंडल बाय की बनी है तो क्यों बनी है, बेरिश बनी है तो क्यों बनी है। इट विल बी अ रीजन टू वैनिश द अनसर्टेनिटी फ्रॉम योर माइंड। आपको पता होता है कि अगर कोई कैंडल ग्रीन बन रही है तो क्यों बन रही है, अगर कोई सेल में बन रही है, रेड बन रही है तो क्यों बन रही है। आप मार्केट में मास्टर होते हैं। यहां पे एक और मैं चीज दोबारा कहूंगा, मैं कोई पैदाइशी तौर पे दिमाग में चिप लगा के पैदा नहीं हुआ कि मैं लोगों को लाइव बिठा के 10 पिप्स 5 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करवा देता हूँ और खुद भी ट्रेड कर लेता हूँ। मैंने मेहनत की है, आप भी करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, वरना ये 66 लोग इस वक्त बैठे हैं। नॉट एवरी वन इज प्रॉफिटेबल, बट एवरी वन कैन बी if you will try, if you will stay consistent with me. I assure you, you will be the next millionaire, inshallah. आपको किसी भी मूव के पीछे वाई का जवाब मिलता है, एंड फिर ये भी पता चलता है कि हाउ। अगर आप देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे जाके इधर खड़ी हुई हैं, इधर से इतना नीचे गिर गई हैं, आपको पता है कि ये क्यों गिरी हैं, फिर हाउ नेक्स्ट कैसे मूव करेंगी, यहाँ से ऊपर जाएंगी या इधर से यहाँ तक जाके नीचे आएंगी, कितना नीचे आएंगी, दोबारा कितना ऊपर जाएंगी। ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस। एंड मार्केट में जितने मूव्स होते हैं ना, उनको पकड़ना, कैच करना, बाय सेल करके प्रॉफिट कमाना, इट्स ऑलवेज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, नॉट ऑफ श्योरिटीज। ये 100% कुछ नहीं है। कोई कहे ना कि जी मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जो 80% विन रेट के साथ काम करती है, इम्पॉसिबल। कोई आपको कहे जी 60% विन रेट के साथ काम करती है, इम्पॉसिबल। इवन 50% भी पॉसिबल ही नहीं है। इसमें कुछ भी स्टैट में इस तरह क्लियर नहीं है। हो सकता है एक स्ट्रेटजी 80% काम कर रही हो एक साल के लिए, उसके बाद वो चेंज हो जाए। 50% के साथ काम कर रही हो 6 महीने के लिए, उसके बाद वो चेंज हो जाए। 100% सेम कंसिस्टेंट वे के अंदर मार्केट में कुछ भी नहीं है। ये हो सकता है आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे गेन हो रहा है, आप ये कहें कि यार पिछले 30 डेज में मैंने टोटल 100 ट्रेड्स प्लेस की, जिनमें से मेरी 98 ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल थी। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताता चलो यहाँ पे। अगर आपका 20 पिप्स का एसएल है, तो आपने अगर उस ट्रेड के अंदर 40 पिप्स बना लिए हैं, या एटलीस्ट आई विल से कि 30 पिप्स भी बना लिए हैं, और आपकी विन रेट या विन रेशो जो है, यानी अगर आप एक ट्रेड 100 ट्रेड्स लगाएं, उनमें से आपकी 80 ट्रेड्स कामयाब होती हैं, तो ये वाला जो फार्मूला ना, ये वाला भी अगर आप चला रहे हैं तो यू आर एट अ बेस्ट प्लेस। एंड अगर आपकी 70% या 60% भी है ना एक्यूरेसी, तो अगर आप यहां तक भी हैं ना, 20 पिप्स का रिस्क लेके, यानी $20 का रिस्क लेके $40 बना रहे हैं, और आपकी 100 में से 60-70 ट्रेड्स विन होती हैं, तो यू आर मेकिंग मोर देन गुड प्रोग्रेस। नेवर बी शाय, नेवर बी डिसअपॉइंटेड। आप ही हैं जो आपको कामयाब बना सकता है, देयर इज नोबडी एल्स। खैर, ये जो 4 फंडामेंटल लॉज हैं, ये हमें बताते हैं कि एक्चुअल में स्मार्ट मनी चार्ट्स के पीछे क्या कर रही है। यानी वो जो हमने बातें की थी ना, गाड़ी चल रही है, वो आगे को जाई तो जा रही है, लेकिन कितनी पावर के साथ जा रही है वो हमें तभी पता चलेगा जब हमें ये पता है कि उसकी एक्सेलेरेटर कितना पुश किया गया, कितने आरपीएम्स पे गाड़ी चल रही है। और ये 4 फंडामेंटल लॉज सीखने के बाद विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल इंटेंशन ऑफ द स्मार्ट मनी बिहाइंड एनी मूव इन द मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे फर्स्ट जो वेरी क्लीन एक इजी सा फंडामेंटल लॉ है, सप्लाई डिमांड। अब ये कह रहा है कि जी अगर डिमांड, ये जो साइन होता है ये इंक्रीज या बढ़े का साइन होता है कि डिमांड बढ़ी है सप्लाई से। अगर यानी डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से, देन प्राइस क्या करेंगी, वेल गो अप। याद होगा आपको फेयर वैल्यू गैप्स एंड इनएफिशिएंसीज पढ़ते हुए हमने बात की थी कुछ इस तरह से
कि अगर डिमांड यानी ऑर्डर बड़ा हो और सप्लाई का ऑर्डर वहाँ पे छोटा अवेलेबल हो तो प्राइस क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी. एग्जैक्टली दैट थिंग. इफ सप्लाई स्मॉलर देन, अच्छा, इफ सप्लाई बिगर देन डिमांड, यानी अगर पहले डिमांड बढ़ी थी तो प्राइस ऊपर चली गई थी, अगर सप्लाई बढ़ जाए डिमांड से तो प्राइस गोज डाउन. किसी भी मार्केट के अंदर खरीदार सिर्फ 10 हैं और बेचने वाले 100 आ गए हैं, तो अब उन 100 में से हर किसी की कोशिश होगी कि यार मेरा सामान बिक जाए. और उनके जहन में अगर पहले ये था ना कि मैं एक प्रोडक्ट पे $100 का प्रॉफिट लूंगा, बाद में सोचेंगे नहीं यार मुझे $10 का प्रॉफिट मिल जाए ना, मैं बेच दूंगा. और आखिर में टोटल 10 बायर्स हैं, पहले 8 ने $10 का प्रॉफिट लेके बेच दिया, बाद में जो 2 रह जाएंगे ना सिर्फ, वो चाहेंगे कि यार पूरे पूरे में भी बिक जाए ना तो ठीक ही है, बस बिकना चाहिए, वरना सामान खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, जो भी है. And Wyckoff also states that watch volume plus price to detect shifts in supply and demand. यानी वही हमने जो पहले बात की थी कि वॉल्यूम एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन एनालिसिस, ये हमने इन कॉम्बिनेशन विद ऑफ ईच अदर करना है. देन विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कब एक गिरते हुए ट्रेंड ने, यानी सप्लाई इसको कहेंगे कि ये सप्लाई आ रही है जो डाउन ट्रेंड है, कब इसने शिफ्ट होना है. भाजुकात हो सकता है प्राइस एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर दे लेकिन फिर नीचे आ जाए. लेकिन आपको पता होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम बता देगा कि ये फेक मूव है जो ऊपर को आया. विल कवर ऑल दिस डे बाय डे. अच्छा, इसके बाद हमारे पास है, यानी सप्लाई डिमांड का तो सिंपल लॉ हो गया ना कि जी जहाँ पे जिस साइड से ज़्यादा इम्बैलेंस होगा प्राइसेस उस साइड पे मूव करेंगी. दूसरा लॉ है जी हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट का. एंड बिलीव मी, थर्ड एंड फोर्थ लॉ आर द गेम चेंजर्स. फॉर माई सेल्फ दिस वन has been game changer for my past. This worked for me very well, and I made a lot of good stuff with this. खैर, स्मार्ट मनी बिल्ड्स कॉज फर्स्ट, मूव्स द प्राइस लेटर. यानी कॉज पहले होती है, जो भी रेंज चल रही होगी मार्केट के अंदर उसको कहते हैं कॉज, यानी वो एक वजह है बाद में जो भी मूव आना है उसकी. मार्केट में कोई भी मूव ऐसे नहीं आता, उसकी एक वजह होती है. और जो भी रेंज चल रही होती है मार्केट में, वाइकॉफ ने उसको क्या कहा कि यार ये एक कॉज है. एंड अदर थिंग, एक्यूमुलेशन को अगर हमने कॉज कहा तो उसके बाद मार्कअप जो आएगा वो इफेक्ट होगा, असर उसका. कॉज के बाद उसका असर. आप एक गुलेल को पीछे को पुश करें, उसमें कोई पत्थर रखें छोटा सा, उसको जब छोड़ेंगे आप तो वो अपनी वेलोसिटी के साथ इतनी ज़्यादा उसमें जो एनर्जी भर दी गई थी पीछे को से खींच के, उसके साथ वो कितनी तेजी के साथ आगे को जाएगा. क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. यस, ओके. तो भाई साहब, आपने अगर लंबी राइड लेनी है ना तो बंदे की गुलेल में जो पत्थर पड़ा है उस पर नज़र रखनी है, और बंदे के ऊपर भी नज़र रखनी है कि वो बंदा कब उस पत्थर को छोड़े. उसने खींच लिया पीछे को और खींच लिया, यानी एक डाउन ट्रेंड था, नीचे आ रही है प्राइसेस, यहाँ पे खींच ही जा रहा है नीचे नीचे और ज़्यादा एंड हो गया इसका. डाउन ट्रेंड यहाँ पे फुल एंड पे आ गया. यानी इसकी एक सादी सी एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस नीचे आ रही है. यहाँ पर अगर को टच किया करते करते स्लो हो गए, बिल्कुल एंड पे यहाँ पे आती हैं. अब फुल लेके बस ये इसका एंड है, इधर से ये छूट जाएगा, या तो ये नीचे गिर जाएगा, यानी या तो इससे ज्यादा खींचे तो टूट जाएंगी, उसकी रबटें टूट जाएंगी, या फिर इधर से अगर छोड़ा तो इतने फुल प्रेशर जितना उसका आ सकता था उससे ही आगे जाएगा. राइट.
तो भाई साहब जैसे ही यहाँ से ये छोड़ा जाएगा तो ये तेज़ी के साथ निकलेगा, और जितनी लंबी कॉज होगी ना, जितना लंबा उसको खींचा जाएगा उतना लंबा इफेक्ट आएगा। द लोंगर द कॉज, द लोंगर द इफेक्ट विल बी। यहाँ पे लिखा हुआ बिगर द कॉज बिगर द इफेक्ट। जितनी देर रेंज हुई है, यानी मार्केट में होती हुई रेंज देख के परेशान ना हो कि यार एक ही हो रही है, रेंज करी जा रही है, मार्केट बकवास मूव है सारा। ऑफ कोर्स हमें परेशानी यार, ट्रेड बन जानी थी अच्छी, मार्केट में जो है ना मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन रेंज की ही वजह से बाद में एक स्टेबल ट्रेंड चल पाता है, वरना मार्केट क्या करेगी, एक कैंडल ऊपर बनाई इस तरह की, इसमें ये इतनी भी ऊपर मार दी, अगली कैंडल को क्या करना चाहिए जी, अगली कैंडल को नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे जाने के बजाय यहाँ पे पता लगे ये जनाब वाला नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ से ये ऐसे ग्रीन क्लोज हो गया, इतनी लंबी नीचे विक दे आई है, इतनी लंबी ऊपर दे आई है। अगर कहीं पे प्रॉपर कॉज नहीं होगी तो मार्केट में इस तरह के सिनेरियोज बनेंगे, सिर्फ विक्स ही लगेंगी, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, विक्स हर तरफ होंगी। For a stable trend, there is always need of a stable cause. This is enough for today. We'll start from third fundamental law, effort versus result, which will be a game changer. Inshallah, inshallah. And I hope this session remain helpful to you. Must drop a comment in the comment section if it completes your expectations, और इसको ज़रूर आप रेट कीजिएगा आउट ऑफ 100, एंड आपको कैसा फील हुआ थ्रू आउट द सेशन। प्रीवियस सेशंस में चलें जो भी था, हमने बेसिक काफ़ी चीज़ें पढ़ी, आज के सेशन में आपको क्या लगता था कि ये होना चाहिए और क्या आपने मिस किया, जो भी चीज़ें हैं आपके माइंड में कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, मुझे लग रहा है कि ऑनवर्ड मुझे बहुत फ़ायदा दे सकती है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। आई विल सी योर कमेंट्स, मैं देखता हूँ और देखूंगा भी, ख़ास तौर पे इस वीडियो के नीचे। फिर उस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, या उस चीज़ को जो आपको अच्छी लगी आज की क्लास में कि यार ये चीज़ मैं ढूंढ रहा था, तो उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज मच एज कुड बी फॉर टुडे। I want consent now, and Allah Hafiz.